शिव अपने रूम में आता है तो उसकी बहुएं सिकुड़ जाती हैं क्योंकि उसे बेदू कहीं नजर नहीं आती है। क्या मैंने इससे बात नहीं की इसलिए मुझसे नाराज होकर अपने रूम में चली गई? इसने एक बार भी मुझे मनाना सही नहीं समझा। क्या मुझे ही इसे मनाना पड़ेगा? तभी अचानक से उसे गाना गाने की आवाज़ आती है। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। वहीं यह गाना सुनते ही शिव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन सिर्फ पीछे नहीं पलटता है। वो तो देखना चाहता था कि बेदू उसके लिए कितने एफर्ट्स लगाती है। फिर वो शिव के आगे आकर अपने कान पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये सिर्फ देख नहीं पाता और कहता है, जब गाने से काम नहीं चला तो लड़कियों का फेवरेट हथियार आंसू का यूज़ कर लो ना। इतना बोलकर वो बेदू के गालों को खींच कर लेता है। बेदू रोते हुए कहती है, तुम चाहे तो हमें सजा दे दो, लेकिन बात बंद मत करो। हमसे तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। मर जाएंगे हम। बेदू ने इतना कहा ही था कि सिर्फ बेदू को अग्रेसिव होकर किस करने लगता है और फिर थोड़ा रुक कर कहता है, तुम्हें खोने के डर से ही मैंने तुमसे बात बंद किया था और तुम फिर से मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो। ये सुनते ही बेदू सामने से शिव को किस करने लगती है, जिससे शिव की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। लेकिन फिर वो अपनी आंखें बंद करके अपनी बीवी को महसूस करने लगता है और उसका साथ भी देने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों किस ब्रेक करते हैं। फिर से बेदू को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले आता है। तभी बेदू उसे रोकते हुए कहती है, सिर्फ प्लीज नहीं, हमने अभी तक अपने मम्मी पापा को भी शादी के बारे में नहीं बताया है। बेदू की बात सुनकर शिव जो अब आगे बढ़ने वाला था वो रुक जाता है। उसके चेहरे पर निराशा साफ नजर आ रही थी। फिर वो कुछ नहीं कहता है और आकर बेदू की बगल में लेट जाता है। शिव का चेहरा देख बेदू कहती है, क्या हुआ फिर से नाराज हो गए? तो शिव कहता है, नहीं सो जाओ। अब बोलकर बेदू को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। बेदू कुछ देर तक शिव के चेहरे को निहारती है और फिर वो भी अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। अगली सुबह आज सभी को कॉलेज जाना था, तो सभी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बेदू ने अपने सिंदूर को नहीं छुपाया था क्योंकि शिव नहीं चाहता था कि वो अब अनमैरिड की तरह रहे। और बेदू ने सुंदर सा सूट पहना हुआ था। पिया बेदू के एक साइड बैठी हुई थी। फिर वो धीरे से उसके करीब आकर कहती है, तुम कॉलेज जा रही हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। वैसे कैसी रही तुम्हारी कल की रात? ये सुनते ही बेदू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो पिया कहती है, हो तो लगता है मेरे भाई ने कुछ ज़्यादा ही खुश कर दिया तुम्हें कल। वेदूस की बात पर उसे आंख दिखाती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। चुपचाप अपना खाना खाओ तुम। पिया उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, सच में कुछ नहीं हुआ? यार कितने अनरोमांटिक हो तुम दोनों। तो बेदू कहती है, अभी मेरे घर में किसी को कुछ नहीं पता है, इसलिए हम अपने रिश्ते को शुरू नहीं करेंगे। अब पिया कुछ नहीं बोलती है। फिर दोनों भी अपना नाश्ता करने में ध्यान लगा देती हैं। उसके बाद सभी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज तीनों अपनी बेंच पर बैठी थीं। तभी उनके पास एक लड़की आती है और वेदू को देखकर बोलती है, यार वेदिका तुमने शादी कर ली और किसी को बताया भी नहीं। अपनी शादी में किसी को बुलाना नहीं चाहती थी क्या? वेदू से स्माइल करके कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। फिर वो लड़की कहती है, वैसे तुम्हारे हस्बैंड करते क्या हैं? तो वेदू दिविसा और पिया को देखने लगती है जो मुंह दबाकर हंस रही थी। फिर वेदू कहती है, वो बिजनेसमैन है। उसके बाद प्रोफेसर आ जाते हैं तो वो लड़की अपनी बेंच पर चली जाती है। दूसरी तरफ रायजादा इंडस्ट्रीज आदि की कार पार्किंग में आकर रुकती है। उसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ड्रेसिंग लग रहा था। आदि मिरर में अपने बाल ठीक करता है और कार से उतरता है तो वहाँ उसे बान्या नजर आ जाती है। बान्या को देख वो अपनी आंख मलता है जैसे ही यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि बान्या सच में यहाँ है। जब उसे कंफर्म हो जाता है तो वो जल्दी से अपनी कार में घुसकर अपना कोट निकाल देता है और फिर टाई भी निकाल देता है। उसके बाद स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड कर लेता है और छुपते छुपाते कार से निकलता है। फिर बान्या के पास जाकर कहता है, अरे बान्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? बान्या उसकी आवाज़ सुन उसकी तरफ पलट कर देखती है और स्माइल करके कहती है, अरे आदि तुम यहाँ? तो आदि कहता है, मैं तो यहीं रहूँगा ना, मैं तो इसी कंपनी के लिए काम करता हूँ। तो मान्या अपने सिर पर टपली मारकर कहती है, ओह हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया था। वैसे मैं यहाँ नील भाई के साथ आई हूँ। वो बोल रहे थे
कि यहाँ कोई वैकेंसी है तो उसी का इंटरव्यू देने आई हूँ। आदि अपने मन में सोचता है, इंटरव्यू किस चीज़ का? तभी उसे कुछ याद आता है और उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। फिर अपने मन में बोलता है, ये नील मेरी लव स्टोरी का दुश्मन क्यों बन रहा है? इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब तक नील वहाँ आ जाता है और कहता है, अरे आदि तुम यहाँ, चलो बढ़िया है, तुम बान्या से मिल लिए। आज इसका इंटरव्यू है यहाँ के वाइस चेयरमैन की सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए, तो तुम इसे लक विश कर दो। आखिर दिल्ली में तुम इसके इकलौते दोस्त हो। और वो आदि को आंख मार देता है और आदि दांत पीस कर रह जाता है। एक बार फिर नील कहता है, क्या हुआ आदि, तुम इसे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलना चाहते हो क्या? तो आदि एक फेंक स्माइल देता है और फिर मान्या को देखकर कहता है, बेस्ट ऑफ लक मान्या, देखना तुम पक्का सिलेक्टेड हो जाओगी। मान्या स्माइल करके कहती है, अब तो पक्का सिलेक्टेड हो जाऊंगी, तुमने जो मुझे विश कर दिया है। तो फिर नील कहता है, ठीक है बानू, अब चलो, इंटरव्यू का टाइम होने वाला है। तो मान्या आदि को बाय बोलकर नील के साथ अंदर चली जाती है। उनके जाने के बाद आदि भी अपना कोट लेकर अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मान्या नील के केबिन में खुशी से बैठी थी और कहती है, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया और उन्होंने कहा है कि मैं चाहूँ तो आज से ही कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो नील कहता है, मुझे पता था तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर क्या करोगी, आज से ही ज्वाइन करोगी या कल से? तो मान्या कहती है, आज से ही ज्वाइन करूँगी, घर जाकर भी क्या करूँगी, बोर ही होना है अकेले वहाँ। तो नील कहता है, फिर ठीक है, तो फिर तुम अपने बॉस से मिल लो एक बार, आखिर तुम्हें उनके साथ ही काम करना है ना। मान्या खुश होकर कहती है, ओके भैया। फिर नील कॉल करके किसी को अपने केबिन में बुलाकर कहता है, महेश से मान्या है, वाइस चेयरमैन की न्यू सेक्रेटरी है, इन्हें काम समझा दो और एक बार इन्हें वाइस चेयरमैन से भी मिलवा देना। तो महेश कहता है, ओके सर। फिर वो मान्या को देखकर कहता है, चलिए मिस मान्या। तो मान्या भी उसके साथ चली जाती है। महेश मान्या को बताता है कि आपको सर का शेड्यूल तैयार करना होगा। फिर उसको बाकी सब भी अच्छे से बताता है। फिर यह भी बताता है कि शेड्यूल कैसे तैयार करना है। उसके बाद उसे वाइस चेयरमैन के केबिन के बाहर ले जाकर कहता है, मिस मान्या, आप सर को एक बार रिपोर्ट कर दीजिए। फिर महेश वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मान्या ऊपर देखकर एक बार भगवान को याद करती है और केबिन का डोर नॉक करती है। तो अंदर से उसे आवाज़ आता है, कम इन। मान्या फिर केबिन के अंदर जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उस केबिन में कोई नज़र नहीं आता। तभी वो देखती है कि चेयर टर्न करता है। वही चेयर पर आदि को बैठे देख उसकी आंखें और भी बड़ी हो जाती हैं। वो जोर से कहती है, तुम यहाँ वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर क्या कर रहे हो? वही मान्या की आवाज़ सुनकर आदि, जो अब तक फाइल देख रहा था, अपनी नज़र उठाकर देखता है तो उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। वो अब इधर उधर देखने लगता है। तभी उसका केबिन फिर नॉक होता है तो आदि हिम्मत करके बोलता है, कम इन। तभी एक आदमी आता है और उसे फाइल देते हुए कहता है, सर ये फाइल सिर्फ सर ने भेजा है, उन्होंने कहा है आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लें और रीड कर लें, कल की मीटिंग की फाइल है। भाई आदि मान्या की तरफ देखता है जो उसे ही घूर रही थी। ये देख वो कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उस आदमी से कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूँगा। उसके जाने के बाद मान्या घूर कर आदि को देखती है। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तो तुम वाइस चेयरमैन हो और वो ड्राइवर, ये सब नाटक था। तुम झूठे मक्कार इंसान, क्या करना चाहते थे तुम झूठ बोलकर? सही बोलते हैं सब, अमीरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो धोखेबाजी होते हैं। बोलकर मान्या गुस्से से केबिन से बाहर जाने लगती है। तभी आदि उसे रोकता है, मिस सेक्रेटरी, मैंने अभी आपको जाने को नहीं कहा है। ये सुनते ही मान्या के कदम रुक जाते हैं। वो गुस्से में पलटकर आदि को घूरती है तो आदि अपना सिलाइबा गटक लेता है। फिर हिम्मत करके कहता है, मान्या एक बार मेरी बात तो सुन लो। देखो मेरा कोई इरादा नहीं था तुमसे झूठ बोलने का, और मैंने तो तुम्हें बोला भी नहीं था कि मैं ड्राइवर हूँ। वो तो तुमने खुद ही समझ लिया कि मैं ड्राइवर हूँ। मान्या फिर गुस्से में कहती है, तो तुम मेरी गलतफहमी दूर कर देते, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया ताकि जब मुझे सच पता चले तो मैं गिल्ट महसूस करूं। क्यों, सही बोल रही हूं ना? मान्या की बातें सुनकर आदि पूरी तरह हैरान रह जाता है और थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुमने खुद मुझे ड्राइवर समझ लिया, मैंने नहीं कहा था। और हाँ, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ, बस तुम्हारी दोस्ती के लिए। तुम्हारा बबली नेचर अच्छा लगा मुझे, पहली बार किसी ने मुझसे दोस्ती की,
बिना मेरे स्टेटस को जाने। ये बात अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मुझे लगा शायद मेरा स्टेटस जानने के बाद तुम मुझसे दोस्ती न रखो, इसलिए नहीं बताया मैंने। मान्या उसकी बात सुनकर गुस्से से केबिन से निकलने लगती है कि आदि उसका हाथ पकड़ लेता है, तो मान्या गुस्से में मुड़कर एक पंच आदि को मारती है। लेकिन आदि उस पंच को बीच में ही रोक लेता है और हैरान होकर कहता है, इम्प्रेसिव, काफ़ी दमदार पंच था। अगर रोकता नहीं तो मेरी तो नाक ही टूट जाती। बान्या उसकी बात सुनकर अपनी कलाई ट्विस्ट करके अपना हाथ छुड़वाती है और धमकी देते हुए कहती है, दूर रहना मुझसे, नहीं तो अगली बार नहीं बच पाओगे। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है और सीधे नील के केबिन में काफ़ी गुस्से में पहुँचती है। नील बान्या को गुस्से में देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर वो कहता है, क्या हुआ, मिल आई अपने नए बॉस से? तो बान्या उसके सामने वाली चेयर पर बैठकर घूर कर नील को देखती है और कहती है, आपको सब पता था ना? नील वैसे ही मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो बान्या पूछती है, फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो नील कहता है, भाई एक तरफ बहन है तो एक तरफ मेरे साले साहब, समझ ही नहीं आया कि मैं किसका साथ दूँ। बान्या बोलती है, साथ तो आपने अपने साले का ही दिया, सच को छुपाकर। तो नील अपने दोनों हाथों को खड़े करके कहता है, ना ना, झूठ मत बोलो। अगर मैंने अपने साले का साथ दिया होता तो तुम्हें उसकी सेक्रेटरी नहीं बनाता। फिर वो कहता है, अच्छा लड़का है आदि, और अगर उसे तुमसे दोस्ती करनी है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? यकीन मानो उससे दोस्ती करके कभी नहीं पछताओगी। बाकी तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें किससे दोस्ती करनी है। लेकिन हाँ, याद रखना, यहाँ ना वो तुम्हारा दोस्त है और ना ही तुम्हारा रिलेटिव, बस बॉस है, तो रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना। मान्या अपना सिर हिला देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कॉलेज में आज भी जीत दिविसा का इंतजार बाहर कर रहा था। कॉलेज की छुट्टी होती है तो तीनों लड़कियां बाहर निकलती हैं। जीत जो वहीं साइड में अपनी कार के पास खड़ा इंतजार कर रहा था, जब वो तीनों को साथ आते देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये दिविसा के साथ क्या कर रही हैं? क्या ये इसकी दोस्त हैं? नहीं, अभी मैं इससे नहीं मिल सकता। अगर उसने ये बात उन्हें बता दी तो? नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, बोलकर वो अपनी गाड़ी वहाँ से ले जाता है। तीनों घर पहुँचती हैं और अपने अपने रूम में चली जाती हैं। फिर दिविसा कुछ सोचकर अपना फ़ोन उठाती है और कहीं कॉल लगा देती है। सामने से फ़ोन उठाया जाता है, लेकिन सामने वाले की आवाज़ सुनकर वो फ़ोन काट देती है। फिर अपना बुक निकाल कर पढ़ने लगती है। दूसरी तरफ ऑफिस में अभियान और नील साथ बैठे थे, तो नील अभियान को देखकर कहता है, तुझे पता है आदि मेरा जीजा बनने की फिराक में है। अभियान अपनी फाइल में जो पढ़ रहा था उसे फोल्ड करके साइड में रख कर कहता है, क्या तुम्हारा जीजा मतलब यह कि वो मेरी बहन पान्या से शादी करना चाहता है? नील हंसते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर अभियान बोलता है, ओह हाँ, मुझे पहले समझ आ गया था, कल का ड्रामा देखकर। फिर अभियान कहता है, मम ने शाम को तुम्हें भी घर पर बुलाया है। तो नील कहता है, ठीक है। फिर वो वहां से निकल जाता है। इधर आदि के केबिन में बान्या गुस्से से सोफे पर बैठी थी और उसके सामने बहुत सारी फाइल रखी हुई थी और वो गुस्से में एक फाइल पढ़ रही थी और आदि अपनी चेयर पर बैठे एक फाइल लेकर बैठे मुस्कुरा रहा था। दरअसल वो फाइल नहीं, बान्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो बान्या इरिटेट होकर कहती है, क्यों फाइल लेकर बैठे हो? बढ़िया, ऐसे ही देख लो मुझे। नहीं, देख थोड़ी रहे हो, घूर रहे हो तब से। बोलो तुम्हारे बिल्कुल सामने आकर बैठ जाती हूँ, अच्छे से घूर लेना। यह सुनकर आदि की स्माइल और बड़ी हो जाती है और वो कहता है, नेकी और पूछ पूछ, आओ और बैठो सामने। उसकी बात पर मान्या अपने दांत पीस कर रह जाती है। तभी आदि का फ़ोन बजता है तो वो जल्दी से फ़ोन उठा लेता है। तो दूसरे साइड से अभियान कहता है, हम घर जा रहे हैं, मॉम ने बुलाया है, अगर तू भी चलना चाहे तो चल। नील भी जा रहा है। ये सुनते ही कि नील भी जा रहा है, आदि तुरंत बोलता है, नहीं भाई, मैं आ जाऊंगा काम खत्म होने के बाद, आप टेंशन मत लो। फिर वो फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद रायजादा मेंशन अभियान की कार आकर रुकती है। फिर अभियान, शिव और नील तीनों ही अंदर आते हैं तो देखते हैं सभी हॉल में बैठे हैं और साथ में पंडित जी भी हैं। ये देख शिव कहता है, ये क्या है आंटी, आपने पंडित जी को क्यों बुलाया है? तो शीतल जी कहती हैं, आज नील के माँ पापा से बात हुई थी और उन्होंने डिसाइड किया है कि अब जल्दी बच्चों की शादी करवा दें। बस उसी दिन तुम्हारी और वेदू की भी शादी करवा देंगे। मैंने माधव जी से भी बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि तुम उनसे बात कर लेना एक बार। क्या कहा आंटी आपने?
आपने डैड को बता दिया शादी के बारे में? हो सेठ, अब तो वो मेरी अच्छी खासी क्लास लगाएंगे। सिर मुंह लटकाकर बोलता है। तभी पंडित जी कहते हैं, 12 दिन बाद का मुहूर्त शुभ है। उसके बाद फिर 1 साल बाद ही मुहूर्त है। तो राज जी कहते हैं, फिर ठीक है, 12 दिन बाद ही शादी करवा देते हैं। क्यों अभियान, सब हो जाएगा ना? अभियान कहता है, यस डैड, जैसा आप लोगों को सही लगे। बाकी तैयारी की चिंता आप लोग मत कीजिएगा। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नील की नज़र पिया पर जाती है और दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं, जिससे पिया शर्मा जाती है और अपनी नज़रें नीची कर लेती है। दूसरी तरफ ऑफिस में 8 बज गए थे, लेकिन आदि अभी बैठा फाइल देख रहा था और मान्या घड़ी, और ये बात आदि भी नोटिस कर रहा था। तभी आदि अपनी फाइल रखते हुए कहता है, चलो अब घर चलते हैं। ये सुनकर मान्या राहत की सांस लेती है और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लेती है और केबिन से निकलने लगती है। तो आदि कहता है, अकेले कहाँ चली, साथ में चलेंगे। मान्या पीछे पलटकर आदि को घूर कर देखती है, फिर कहती है, देखो अब ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, तो अब तुम मेरे बॉस नहीं हो, तो अपना ये ऑर्डर अपने पास रखो। और मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी, मैं अपने भैया के साथ जाऊंगी। यह सुनकर आदि मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारे भैया तो पहले ही जा चुके हैं। मम ने सबको घर बुलाया था, तो तुम्हें भी घर ही चलना है, इसलिए मेरे साथ चलो अब। यह सुनकर मान्या का मुंह बन जाता है। थोड़ी देर में दोनों कार में थे और मान्या चिढ़कर बैठी हुई थी। वहीं आदि मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। फाइनली मान्या आदि को घूर कर देखती है और कहती है, ये क्या गाड़ी चला रहे हो, इससे अच्छा तो मैं पैदल चली जाती। वो देखो, वो साइकिल वाला भी तुमसे फास्ट है। वो बाहर देखते हुए बोलती है, जहाँ एक साइकिल वाला उन्हें क्रॉस कर रहा था। आदि जब ये देखता है तो उसे एहसास होता है कि सच में वो गाड़ी बहुत धीरे चला रहा है। तो वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अभी वो एक सुनसान जगह पहुंचे ही थे कि आदि देखता है उन्हें 4-5 गाड़ियां फॉलो कर रही हैं, जिससे उसके माथे पर लकीरें उभर आती हैं। उसे अपने लिए नहीं, लेकिन मान्या के लिए डर लग रहा था। वो मान्या की तरफ देखता है तो वो उसे बहुत शांत नजर आ रही थी, लेकिन उसकी नज़र भी उन्हीं गाड़ियों पर थी। वो मिरर से पीछे ही देख रही थी। आदि अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर देता है, तो वो गाड़ियां भी अपनी स्पीड बढ़ा देती हैं और दो गाड़ी उसके अगल बगल चलने लगती हैं। अब आदि को मान्या को लेकर काफ़ी टेंशन होने लगती है। फिर आदि सामने के कंपार्टमेंट से अपनी गन निकालता है, लेकिन तभी उसकी बगल की कार वाला उसके टायर पर गोली चला देता है, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस हल्का बिगड़ जाता है। ये देख मान्या आदि के हाथ से गन छीनकर बगल वाली गाड़ी के ड्राइवर के सीधे माथे पर गोली चला देती है। यह देखकर आदि की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वहीं उनकी बगल वाली गाड़ी दूसरी साइड जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है, तो उस गाड़ी में बैठे बाकी 3 लोग बाहर आते हैं। फिर माँ की गाड़ी भी आदि की गाड़ी को सामने से ब्लॉक कर देती है, जिससे आदि को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ जाती है, क्योंकि उसके पीछे भी एक गाड़ी थी। तभी दो आदमी आदि की कार को दोनों साइड से आते हैं और दोनों के सिर पर बंदूक तान कर कहते हैं, ज़्यादा चर्बी चढ़ी है, हमारे आदमी को गोली मारोगे, अब बताते हैं तुम्हें, निकल बाहर। ये देख आदि और बान्या दोनों ही कार से बाहर निकल जाते हैं। तभी एक आदमी बान्या के सिर पर बंदूक लगाकर साइड हो जाता है और बाकी सब आदि से कहते हैं, अगर ज़्यादा होशियारी की तो उस लड़की की खोपड़ी उड़ा देंगे। आदि फिर शांति से कहता है, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक आदमी हंसते हुए कहता है, ओहो, दिल का मामला है, चल कुछ नहीं करेंगे इसे, लेकिन तुझे मारने के हमें पैसे मिले हैं, तो हम तुझे तो नहीं छोड़ने वाले। ये सुनते ही आदि और बान्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आदि फिर पूछता है, किसने दिए हैं तुम्हें पैसे? तो वो आदमी कहता है, एड़ा समझा है क्या, जो तुझे बता देंगे कि किसने हमें तेरी सुपारी दी है। चल अब खाली फोकट में समय बर्बाद मत कर, अपने पास टाइम नहीं है। इतना बोलकर वो सीधे आदि के माथे के बीच में बंदूक लगा देता है, जिससे आदि के चेहरे पर कोई डर नहीं आता। ये देख वो आदमी कहता है, क्या बे, तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? आदि हंसते हुए कहता है, मार दे मुझे, लेकिन फिर खुद की मौत को दावत देगा तू, क्योंकि फिर तू भी नहीं बचेगा। मेरा भाई तुझे खोज कर कुत्ते की मौत मारेगा। यह सुनकर वो आदमी गुस्से से आदि के फेस पर एक पंच देता है। उसके बाद वो बान्या को देखकर कहता है, खुद की मौत से तुझे डर नहीं लगता, लेकिन इसकी मौत से तो डर लगेगा ना। यह बोलकर वो बान्या के सामने बंदूक कर देता है। यह देखते ही आदि के चेहरे पर डर नजर आने लगता है। यह देखकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथ
उसके साथी भी हंसने लगते हैं। फिर वो आदमी कहता है, बहुत डीप लव लगता है। चलो अच्छा है, फिर हम पहले इस लड़की को मारेंगे, उसके बाद तुझे। नहीं नहीं, तू तो खुद ही मर जाएगा। फिर यह बोलकर वो बान्या की तरफ ट्रिगर दबाने वाला होता है कि उससे पहले ही बान्या के सिर पर पहले से ही जिस आदमी ने बंदूक लगा रखा था, उसके हाथ से बंदूक छीनकर बान्या अपने सामने वाले आदमी को शूट कर देती है। फिर वो एक एक करके सभी को शूट करती है, लेकिन 3 आदमी को मारने के बाद गोली खत्म हो जाती है। तो एक आदमी उसके पास आकर उसके हाथ से बंदूक लेकर उसके गाल पर एक तमाचा मार देता है और कहता है, साली, मेरे आदमियों को मार दिया तूने, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तभी बान्या अपनी लात उठाकर उसके हाथ पर मार देती है, जिससे उसके हाथ की बंदूक छूट जाती है। फिर देखते ही देखते उनकी फाइट शुरू हो जाती है। वो अभी भी 15 थे, लेकिन आदि और बान्या बस 2। लेकिन दोनों ही उन 15 पर भारी थे। देखते ही देखते दोनों उन 15 को धूल चटा देते हैं और सभी जमीन पर पड़े थे। लेकिन इस फाइट में आदि को थोड़ी चोट आ गई थी। फिर दोनों अपनी कार के पास आते हैं और देखते हैं तो उनकी कार में कोई डैमेज नहीं था। तो वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कार में आदि बान्या को देखकर कहता है, तुम तो बहुत अच्छा फाइटर निकली। तो बान्या उससे कहती है, जानते हो ना मैं किसकी बहन हूँ, तो फिर मेरा फाइटर होना तो बनता ही है। आदि उसकी बात पर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर में उनकी कार राजदादा मेंशन के बाहर आकर रुकती है। आदि और बान्या घर के अंदर आते हैं। वहीं सभी लोग जो हॉल में बैठे थे, उनकी नज़रें जब आदि और बान्या पर पड़ती हैं, तो सभी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। शीतल जी तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर आदि के पास आकर कहती हैं, बेटा, ये क्या हुआ तुझे? इतनी चोट कैसे लगी है? और बान्या, तुम्हारी भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वहीं नील भी आकर बान्या को गले लगा लेता है। वहीं बान्या की हालत देखकर शिव और दिविसा दोनों के ही दिल में दर्द महसूस हो रहा था। तभी अभियान आदि के पास आकर पूछता है, क्या हुआ था? उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। आदि एक बार सबको देखता है, फिर धीरे से कहता है, भाई, हमारे ऊपर अटैक हुआ था। किसी ने मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। यह सुनते ही सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं अभियान का गुस्सा बढ़ने लगता है। तभी राज जी कहते हैं, हो सकता है ये लोग वही हों जिन्होंने मुझ पर भी अटैक किया था। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी दिविसा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और कहती है, पहले हम इनके चोट पर दवा लगा देते हैं, बाकी बातें उसके बाद में हो जाएंगी। तो सभी उसकी बात मान जाते हैं। थोड़ी देर बाद दिविसा बान्या की चोट पर दवा लगा रही थी और वहीं शीतल जी आदि की चोट पर। तभी शिव पूछता है, कितने लोग थे जिन्होंने तुम पर अटैक किया? आदि शिव को देखकर कहता है, भाई, 20 लोग थे। उनका पूरा प्लान था मुझे ऊपर पहुंचाने का। तभी शीतल जी गुस्से में आदि को देखकर कहती हैं, ऐसी बकवास नहीं करते, समझे? तो शिव फिर पूछता है, लेकिन इतने लोग थे तो तुम लोगों ने खुद को कैसे बचाया? वही सभी आदि की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन नील अपनी आंखें छोटी करके बान्या को देख रहा था। तभी आदि स्माइल करते हुए कहता है, हम बान्या के कारण बचे। सभी एक साथ बोलते हैं, मतलब? तो आदि कहता है, मतलब ये क्या फाइट करती है, क्या बताऊं आप लोगों को। क्या धोया है इसने सबको पटक पटक कर। वो सीन आप लोग देखते तो इसके फैन ही हो जाते। भाई, अब सभी एक बार बान्या को देखते हैं, फिर नील को देखने लगते हैं। तो नील अपने कंधे उचका देता है, मुझे क्या ऐसे देख रहे हैं, ये ट्रेंड फाइटर है। थोड़ी देर बाद सभी डिनर करते हैं और फिर नील और बान्या वहां से अपने घर चले जाते हैं। घर का माहौल अब थोड़ा टेंशन वाला हो चुका था, क्योंकि आदि पर अटैक हुआ। ये कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन दादी सबको समझाकर अपने रूम में भेज देती हैं। दूसरी तरफ एक आदमी अंधेरे में बैठा था और किसी से फोन पर बात कर रहा था। कितने नकारा हो तुम लोग, तुम 20 लोग भी एक लड़के को नहीं मार पाए। ओ, मुझे तुम लोगों का कोई बहाना नहीं सुनना। आज के बाद गलती से भी अपनी शकल नहीं दिखा देना, नहीं तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। ये बोलकर वो फोन रख देता है। तभी एक बार फिर उस आदमी का फोन रिंग करता है। कॉलर आईडी देखकर वो फोन उठाता है और कहता है, हाँ। दूसरे साइड से कुछ कहा जाता है तो वो आदमी गुस्से में कहता है, मुझे ज्ञान नहीं दीजिए आप। मेरे बेटे का क्या? हाँ, उसे ऐसी गरीबी से जीना पड़ रहा है, बस उसकी वजह से तो मैं भी उसके बेटों को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। और आप आगे से मुझे फ़ोन मत करिएगा, किसी ने सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। बोलकर वो आदमी अपना फ़ोन रख देता है। इधर दिविसा अपने कमरे में किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। वो और 2-3 बार कोशिश करती है तो आखिर में फ़ोन उठाया जाता है। तो दिविसा शांत रहती है,
जब वो सामने से हेलो की आवाज़ सुनती है तो राहत की सांस लेकर कहती है, छोटी। मैं उसके छोटी कहते ही दूसरी तरफ से उसकी बहन की आवाज़ आती है, दिव्य दीदी ये आप हो। ये सुनते ही दोनों बहन रोने लगती हैं। तभी दिव्य कहती है, कैसी हो छोटी तुम। दूसरी तरफ से परिधि कहती है, हम ठीक है दीदी, आप कैसी हैं, और आपका बेबी वो ठीक है ना। दिविसा अपने आंसू पोंछकर कहती है, हम दोनों ठीक हैं, और घर में सब कैसे हैं। तो परिधि कहती है, दी पापा तो बहुत गुस्से में है, और रमन भाई भी, दोनों आपको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर दिविसा फीका मुस्कुरा देती है। फिर कहती है, छोटी क्या तुम हमारी बात दादी से करा दोगी। तो परिधि कहती है, 2 मिनट दी, हम अभी जाते हैं दादी के रूम में। इतना बोलकर परिधि अपने रूम से बाहर झांक कर देखती है। जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वो चुपके से अपनी दादी के रूम में चली जाती है। फिर अपनी दादी को फ़ोन पकड़ा देती है। उसकी दादी कान पर फ़ोन लगाकर हेलो कहती हैं तो दिविसा फूट फूट कर रोने लगती है। तो दादी बड़े प्यार से कहती हैं, कैसी हो दिवी। दिविसा रोते हुए कहती है, हम अच्छे हैं दादी, आप कैसी हैं। दादी कहती हैं, हम भी अच्छे हैं दिवी, कहाँ हो तुम और कैसी हो। दिविसा फिर कहती है, कहाँ है दादी, ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम अच्छे हैं और हमारी शादी हो गई है। यह सुनकर दादी बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर दिविसा बोलती है, दादी हमें आपसे कुछ पूछना है। दादी कहती हैं, हाँ पूछो दिवी, जो भी पूछना है। दिविसा तुरंत कहती है, क्या हम अडॉप्टेड है। यह सुनते ही दादी के हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। परिधि जब ये देखती है तो दौड़कर अपनी दादी के पास आती है और कहती है, दादी दादी क्या हुआ आपको, आपके हाथ से फ़ोन क्यों छूट गया। क्या हुआ दीदी, ठीक तो है ना। वो फ़ोन उठाकर कान में लगाती है तो उधर से दिविसा हेलो हेलो बोल रही थी। यह सुनकर परिधि कहती है, दी आपने ऐसा क्या कहा दादी से जो उनके हाथ से फ़ोन छूट गया, और तो वो कुछ बोल भी नहीं रही हैं। ये सुनकर दूसरी साइड से दिविसा कहती है, छोटी फ़ोन स्पीकर पर रखो, हमें दादी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर परिधि तुरंत अपना फ़ोन स्पीकर पर डालकर कहती है, दादी दी को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, एक बार बात कर लीजिए। हमने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया है। उधर से दिविसा बोलती है, दादी हमें हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सच बताइए दादी, ये सवाल हमें अंदर ही अंदर खा रहा है। हम अपने अस्तित्व की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ दादी हमें सच बता दीजिए। तो दादी कांपती हुई आवाज़ में कहती हैं, दिवी तुम हमारी पोती हो, बस हमारी हो तुम। तो दिविसा कहती है, दादी ये हमारे सवाल का जवाब नहीं हुआ, हमें बताइए कि क्या हम अडॉप्टेड हैं। मैं ये सुनकर परिधि के होश ही उड़ जाते हैं। वो बीच में आकर कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं दी, ऐसा आप सोच भी कैसे सकती हैं। तो दिविसा बोलती है, छोटी अभी हम बस दादी का जवाब सुनना चाहते हैं, प्लीज अभी तुम बीच में मत बोलो। फिर वो अपनी दादी से कहती है, दादी आपको हमारी कसम, सच सच बताइए, क्या हम पापा की अपनी बेटी हैं। भाई अब दादी रोते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, तुम हमारे सूरज की अडॉप्टेड बेटी नहीं हो। तो दिविसा कहती है, क्या आप सच बोल रही हैं दादी, मतलब हम उनकी अपनी बेटी हैं। दादी लंबी सांस लेकर कहती हैं, नहीं, तुम्हें हमारे बड़े बेटे ने अडॉप्ट किया था, जिसे तुम बड़े पापा कहती हो, वो अब हमारे साथ नहीं है। हमारा जतिन, शादी के 10 साल तक भी उससे बच्चा नहीं हो रहा था। आज से 16 साल पहले हमारा बेटा मंदिर गया था अपनी पत्नी के साथ, सुशीला के साथ, बच्चे की मन्नत मांगने, लेकिन उसी दिन तुम उन्हें मिल गई। कोई तुम्हें गंगा में बहाने वाला था। वो गुंडे मवाली जैसा लग रहा था। सही समय में हमारे जतिन की नज़र उस पर पड़ गई और उसने तुम्हें उससे बचा लिया। फिर हमारे जतिन ने तुम्हारे परिवार को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसने तुम्हें भगवान का आशीर्वाद समझकर अडॉप्ट कर लिया। मेरे बेटा बहू तुमसे बहुत प्यार करते थे। आखिर उनके 10 सालों की तपस्या का फल भी थी तुम। लेकिन जब तुम 5 साल की हुई, तभी एक एक्सीडेंट में हमारे बेटे और बहू हमें छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की सारी कमाई, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी। इसीलिए सूरज ने तुम्हें अपना लिया। उसे बस इस प्रॉपर्टी का लालच था। पता नहीं कैसे सूरज ने हमारे कोख से जन्म ले लिया। और दादी फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये सुनकर तो दिविसा के होश ही उड़ जाते हैं। जिसे आज तक वो अपना परिवार मान रही थी, वो सच में उसका नहीं था। और वो माता पिता जिन्होंने उसे नई जिंदगी दी, वो आज उसके साथ है ही नहीं।
मतलब उसने अपने जन्म देने वाले और नई जिंदगी देने वाले दोनों माँ बाप को खो दिया है। क्या उसकी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है? दिविसा फिर हिम्मत करके पूछती है, दादी क्या कोई तरीका नहीं है जिससे पता चल पाए कि हमारा असली परिवार कहाँ है? तो दादी रोते हुए कहती है, बेटा क्या हम तुम्हारा परिवार नहीं है? तो दिविसा कहती है, दादी कैसी बात कर रही हैं आप हमारे लिए सबसे बढ़कर हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हम मतलब हमारा परिवार कहाँ है, क्या वो सही सलामत है? दादी कहती हैं, हमें सच में नहीं पता तुम्हारा परिवार कहाँ है। तुम तो हमारे जतिन को गंगा किनारे मिली थी, पर हाँ तुम्हारे गले में एक लॉकेट थी। तुम्हारे पास एक छोटा सा बॉक्स है जिसे हमने तुम्हें खोलने नहीं दिया है कभी। उसके अंदर वही लॉकेट है। यह सुनकर दिविसा जल्दी से बोलती है, ठीक है दादी हम आपसे बाद में बात करते हैं। बोलकर वो अपना फोन काट देती है और अपने सामान में वो बॉक्स खोजने लगती है। लेकिन उसे वो नहीं मिलता। तो बेड पर बैठकर कहती है, शायद वो फ्लैट पर ही छूट गया है, हमें उसे लेने जाना होगा। तभी अभियान उसके रूम में आता है और दिविसा को टेंशन में देखकर वो दिविसा के बगल में आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? तो दिविसा अपना सिर उसके कंधे पर रखकर कहती है, हम सच में अडॉप्टेड हैं। आज हमारी अपनी दादी से बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि हमारे बड़े पापा मतलब वही हमारे पापा थे जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया था। लेकिन जब हम 5 साल के हुए तो उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये बोलते हुए उसका गला भर जाता है। जो महसूस करके अभियान उसके बाल को सहलाने लगता है और कहता है, अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, नहीं तो हमारे बेबी को प्रॉब्लम होगी। और अब हम ही तुम्हारी फैमिली है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। दिविसा रुंधी हुई आवाज़ में कहती है, क्या हमें हमारी फैमिली मतलब हमारे माँ पापा कभी नहीं मिलेंगे? तो अभियान सोच में पड़ जाता है कि वो दिविसा को बताए या नहीं। किसी को लगता है कि वो उसकी बहन है, फिर सोचता है नहीं मैं उसे ये नहीं बता सकता। इससे अगर ये बात गलत निकली तो दिवी को बहुत ज़्यादा दुख होगा। अब पहले मैं सच्चाई पता करूँगा, फिर इसे ये बात बताऊँगा। ऐसे ही समय बीत गया। 8 दिन कब बीते पता ही नहीं चला। सारे परिवार वाले रायजादा मेंशन आ गए थे। नील के माता पिता भी नील के पास आ गए थे। आज शिव के मॉम डैड आने वाले थे। कल से शादी के फंक्शन स्टार्ट होने थे। पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट करने बैठी थी। तभी दादी कहती हैं, बहू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शीतल जी दादी की तरफ देखकर कहती हैं, हाँ माँ बोलिए ना। तो दादी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि हम उसे भी शादी में बुलाएं। ये सुनते ही अभियान रुककर दादी को देखने लगता है। वही शीतल जी के भी एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं। लेकिन फिर वो प्यार से कहती हैं, माँ वो तो डैड का फैसला था, अब हम उनके फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और इन्हें भी कुछ याद नहीं है, वरना ये फैसला ले लेते। तो दादी थोड़ा गुस्से में कहती हैं, क्या मैं इस घर में बड़ी नहीं हूँ? मेरे फैसले का कोई मोल नहीं है? भाई बाकी सब कंफ्यूज होकर दादी और शीतल जी को देख रहे थे। हाँ बस शिव और अभियान के चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं था, जैसे उन्हें पता हो कि यहाँ किसकी बात हो रही थी। शीतल जी दादी का गुस्सा देखकर कहती हैं, ऐसी बात नहीं है माँ, लेकिन उसने जो गलती की उसकी सजा उसे डैड ने दी थी। तो दादी रुंधी हुई आवाज में कहती हैं, ठीक है मत बुलाओ उसे, लेकिन अब मैं मरने से पहले उससे एक बार मिलना चाहती थी। बुढ़ापे में उसके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी। आखिर माँ हूँ उसकी भी, वो भी मेरी ही औलाद है। गलती की उसने और उसकी सजा वो 16 साल से भुगत रहा है। लेकिन इसमें मेरे पोते की क्या गलती थी? उसे क्यों अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है? ये सुनकर शीतल जी कुछ नहीं बोल पाती हैं। तो राज जी कहते हैं, माँ मुझे पता नहीं आप लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन इतना तो समझ आ गया कि शायद मेरा कोई भाई है जिसे उसकी गलती के कारण घर से निकाल दिया गया है। तो आप उसे घर वापस बुला लीजिए, क्योंकि मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। ये सुनते ही दादी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर दादी अभियान की तरफ देखकर कहती हैं, अभियान तुम आज ही अपने चाचा के घर जाकर उन्हें अपने साथ ले आना। अभियान हमें अपना सिर हिला देता है, लेकिन उसे देखकर ही लग रहा था कि उसका मन बिल्कुल नहीं है। भाई शिव के एक्सप्रेशन भी काफ़ी बुरे हो गए थे। खैर थोड़ी देर बाद शिव अपने मम डैड को लेने के लिए निकल जाता है और सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाता है। कुछ ही मिनट बाद उसे उसके डैड और मम नजर आ जाते हैं। तो वो जाकर अपने डैड के गले लग जाता है। तो उसके डैड कहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो गए हो, बिना हमें पता चले
शादी कर ली तुमने तो सिर्फ अपने बालों को सहलाते हुए कहता है। डैड उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी, बताया था मैंने आपको। तो उसके डैड उसकी पीठ थपथपा देते हैं। फिर सिर्फ अपनी मॉम को गले लगाता है, लेकिन वो बस बुत बनी खड़ी थी, जैसे उनके अंदर जान ही नहीं है। तो सिर्फ कहता है, मॉम आपकी पिया की शादी है, देखना आप पिया को खुश देखेंगी तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन फिर भी उसकी मम राधा जी कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। तो शिव की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो उसके डैड उसे कंधे से पकड़कर हिम्मत देते हैं। फिर सभी कार में बैठकर राजराधा मिल्सन आ जाते हैं। राधा जी का हाथ पकड़कर शिव अंदर आता है। वही हॉल में बैठी पिया की नज़र जैसे ही राधा जी पर पड़ती है, वो दौड़कर राधा जी के पास जाती है और उन्हें कस के गले लगा लेती है। वहीं पिया के ऐसा करने से राधा जी के हाथ भी उसकी पीठ पर आ जाते हैं। ये देख शिव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर शीतल जी भी उनके पास आकर कहती हैं, कैसी हो राधा। लेकिन राधा जी उन्हें एक नज़र देखकर वापस पिया को देखने लगती हैं। ये देखकर शीतल जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर राधा जी उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और उनकी ऐसी हालत शीतल जी से नहीं देखी जा रही थी। तो शिव उन्हें हक करके कहता है, आंटी सब ठीक है, देखिएगा मम जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो शीतल जी अपने आंसू पोंछकर माधव जी को देखकर कहती हैं, कैसे हैं भाई साहब, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो माधव जी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरी बहू कहाँ है। तो सभी की नज़र सोफे की तरफ चली जाती है, जहाँ बेदू नर्वस खड़ी थी। वहीं सबकी नज़र का पीछा करके माधव जी सीधे बेदू के पास जाकर कहते हैं, वाह, चलो कुछ तो अच्छा किया मेरे बेटे ने, इतनी प्यारी बहू दी मुझे। ये सुनकर बेदू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो जाकर माधव जी के पैर छूती है। फिर वो राधा जी के पैर छूती है तो राधा जी उसके सिर पर अपना हाथ रख देती हैं। ये देखकर सभी घर वाले शौक रह जाते हैं। वहीं बेदू की खुशी दुगनी हो जाती है। फिर अभियान आकर माधव जी के पैर छूता है। ऐसे ही सभी एक दूसरे से मिलते हैं। लास्ट में दिविसा भी माधव जी के पैर छूती है, जिससे माधव जी को एक अलग ही एहसास होता है। उनके तो हाथ ही नहीं उठते हैं दिविसा के माथे पर रखने के लिए, जिससे दिविसा को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस होता है। लेकिन अचानक ही माधव जी दिविसा को पकड़कर खड़ा करते हैं और अपने गले लगा लेते हैं और उनकी आंखों से पानी आने लगता है। ये देख शिव अपने मन में कहता है, अब तो मुझे यकीन हो गया कि दिविसा ही मेरी त्रिषा है, बस अब मुझे कंफर्म करना है ये। तभी अचानक राधा जी, जो उन्हें ही देख रही थी, वो उनकी तरफ बढ़ जाती हैं, जिससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन राधा जी दिविसा के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, त्रिषा। वही सब हैरान रह जाते हैं ये सुनकर। दिविसा को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। उसे पता था कि शिव की माँ की कैसी हालत है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है, बस राधा जी के गले लग जाती है। वहीं राधा जी भी अपनी पकड़ दिविसा पर कस देती हैं और फूट फूट कर रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चली गई थी, एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा तुमने। दिविसा यह सुनकर शिव की तरफ देखती है तो शिव उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि अभी कुछ नहीं बोले वो। तो दिविसा कहती है, माँ अब हम कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। ऐसे ही दोनों माँ बेटी बहुत रोती हैं। थोड़ी देर बाद सभी हॉल में बैठे थे, तभी शीतल जी बेदू को देखकर कहती हैं, बेदू तुम्हारे माँ पापा अभी तक नहीं आए। तो बेदू कहती है, वो भी अब आते ही होंगे, भाई उनके साथ ही है, तो वो आ जाएंगे, उन्होंने कहा है। पिया का फ़ोन रिंग करता है तो वो सबको एक्सक्यूज़ करके बाहर की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसके फ़ोन पर नील का कॉल आ रहा था। वो फ़ोन पर बात करते हुए जा रही थी कि वो किसी से टकरा जाती है। पिया गिरने को होती है कि कोई उसे थाम लेता है। वहीं जिसने पिया को थाम रखा था, वो पिया की खूबसूरती में खो जाता है। वहीं पिया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तभी उसके पीछे से एक औरत बोलती है, बेटा विनाश। ये सुनते ही वो लड़का होश में आता है और पिया को ठीक से खड़ा करता है। तो पिया अपना फ़ोन उठाती है जो नीचे गिर गया था। फिर उस लड़के को सॉरी और थैंक यू बोलकर बाहर निकल जाती है। तो वो लड़का भी उसी साइड देखने लगता है। तो वो औरत बोलती है, क्या देख रहे हो उधर, चलो अंदर, यही घर है ना। तो वो लड़का हाँ में सिर हिलाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। उनके साथ एक बुजुर्ग 55 साल के आदमी भी थे। वो लोग जैसे ही हॉल में आते हैं, बेदू की नज़र जैसे ही उन लोगों पर पड़ती है, उसके मुंह से निकलता है, मम्मी पापा भाई।
भाई ये सुनते ही सभी उस तरफ देखने लगते हैं। फिर बेदू और सिर्फ दोनों ही उनके पास जाते हैं। बेदू जाकर अपनी मम्मी के गले लग जाती है। वहीं उसकी मम्मी रीना जी की आंखें अपनी बेटी को सुहागन की तरह देखकर भर जाती हैं। फिर शिव आकर अपने ससुर जी शक्ति जी के पैर छूता है तो वो पूरे दिल से उसे गले लगा लेते हैं। फिर वो रीना जी के पैर छूता है तो वो भी शिव के माथे पर हाथ रखकर उसे खूब आशीर्वाद देती हैं। फिर शिव अविनाश से मिलता है। उसके बाद दिविसा आकर सबसे मिलती है तो रीना जी उसे बहुत प्यार से गले लगाती हैं और उसके माथे को चूमकर कहती हैं, कैसी हो हमारी बच्ची। तो बेदू मुंह बनाकर कहती है, हमसे तो नहीं पूछा आपने कि हम कैसे हैं, बस दिविसा की फिक्र है आपको। तो रीना जी मुस्कुराकर कहती हैं, हमसे ज़्यादा तो तुम्हें इसकी फिक्र है। तो सभी मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद बेदू अपने मम्मी पापा को सबसे मिलाती है। तब तक पिया भी अंदर से आ जाती है तो वो भी सबसे मिलती है। लेकिन अविनाश की नज़र तो जैसे उस पर थमसी गई थी। अब तक दोपहर हो चुकी थी तो सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद अभियान अपनी दादी के रूम में जाता है। उसकी दादी अभियान को देखकर प्यार से बोलती हैं, आओ बेटा, क्या बात हुआ तुम्हारा अपने चाचा से। तो अभियान कहता है, दादी मैं उनसे बात कर लूँगा, लेकिन एक बार आप भी बात कर लीजिएगा। मैं उनके घर नहीं जा पाऊँगा। आज मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग निपटाना है और फिर कल से तो शादी के फंक्शन में बिजी हो जाना है, इसलिए आज मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभियान की बात सुनकर दादी थोड़ी उदास हो जाती हैं, लेकिन फिर कहती हैं, ठीक है, लेकिन तुम एक बार कॉल करके बात कर लेना। तो अभियान उनके सामने ही अपने चाचा को फ़ोन लगाता है और उन्हें सबके साथ घर आने को बोलता है। फिर वो फ़ोन अपनी दादी को दे देता है और वो भी अपने बेटे से कुछ देर बात करती हैं और फ़ोन रख देती हैं। उसके बाद अभियान अपनी मीटिंग के लिए आदि के साथ निकल जाता है। अगला दिन, आज हल्दी की रस्म थी। इधर दादी बेचैनी से अपने छोटे बेटे, बहू और पोते का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आए थे। तो वो फिर से फ़ोन लगाती हैं और पूछती हैं कि कब तक आओगे। तो उधर से बोलते हैं, बस आने ही वाले हैं। हल्दी की रस्म स्टार्ट होने वाली थी। सभी येलो कलर की ड्रेस पहने हुए तैयार थे। दिविसा अभी भी अपने कमरे में थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बेचैनी हो रही थी उसे। नीचे हॉल में आदि भी इंतजार कर रहा था अपनी मान्या का। वहीं पिया अपने रूम में थी और वेदू की भी हल्दी होनी थी तो वो भी अपने रूम में थी। बाकी सारे लड़के नीचे थे। तभी नील और उसके परिवार वहां आ जाते हैं, लेकिन आदि को मान्या कहीं भी नजर नहीं आती। तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वो नील के पास जाकर उसे गले लगता है और धीरे से कहता है, वान्या नहीं दिख रही। तो नील के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो भी धीरे से कहता है, तुम्हारे कारण नहीं आना चाहती थी वो। ये सुनते ही आदि का मुंह छोटा सा हो जाता है। तभी उसकी नज़र पीछे से आ रही वान्या पर पड़ती है तो वो नील को धक्का दे देता है। ये देखकर नील की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं तब तक सारे रायजादा परिवार वाले वहां आ जाते हैं लड़के वालों का स्वागत करने। फिर सभी अंदर आते हैं। उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि अब हल्दी की रस्म करते हैं। तो सभी रस्म करने जाने वाले होते हैं कि तभी शीतल जी की नज़र गेट पर खड़े 4 लोगों पर पड़ती है। ये उनके देवर देवरानी और भतीजा और उसकी पत्नी थे। तो वो कहती है, देवर जी भी आ गए। ये सुनते ही दादी की आंखें चमक जाती हैं और सभी की नज़र उस तरफ चली जाती हैं। सब अंदर आते हैं और फिर दादी के पैर छूते हैं। दादी भी सबको बहुत आशीर्वाद देती हैं। वहीं उनकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, लेकिन बाकी किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी। लेकिन सभी जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। लेकिन माधव जी और शिव की आंखों में बस नफरत दिख रहा था। तभी एक बार फिर पंडित जी की आवाज आती है, मुहूर्त निकल जाएगा यजमान। तो सभी वापस हल्दी के लिए चले जाते हैं। दो तरफ दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए जगह तैयार किया गया था। एक तरफ शिव और बेदू और दूसरी तरफ पिया और नील के लिए। सबसे पहले नील और शिव को हल्दी लगता है, फिर उनकी झूठा हल्दी दोनों लड़कियों को लगता है। तभी बेदू कहती है, दीदी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। उसके ऐसा बोलने से सभी को ध्यान आता है कि दिविसा नीचे नहीं आई है अभी तक। वहीं अभियान को भी टेंशन होने लगती है, क्योंकि वो काम में इतना बिजी हो गया था कि उसने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था कि दिविसा नीचे नहीं आई है। वहीं वहां कोई था जिसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया था जब दिवी बोला गया था। तो तभी अभियान सबसे कहता है,
आप लोग फंक्शन आगे बढ़ाइए, तब तक मैं दिविसा को उसे बुलाकर लाता हूँ। तो सभी अपना सिर हिला देते हैं। एक एक करके सभी घर वाले चारों को हल्दी लगाते हैं। फिर दादी अपने छोटे बेटा बहू को और अपने पोता और पोता बहू को भी उन्हें हल्दी लगाने को बोलती हैं। पिया और बेदू को भी अब तक पता चल गया था कि यह लोग कौन है। फिर वो लोग भी आकर हल्दी लगाते हैं। लेकिन कोई था जो सिद्धर से ऊपर की तरफ देख रहा था, जहाँ अभियान गया था। उधर अभियान दिविसा के कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है दिविसा लेटी हुई है। ये देखकर अभियान जल्दी से दिविसा के पास आकर कहता है, क्या हुआ दिवी, तबीयत खराब है क्या? अभियान की आवाज़ सुनकर दिविसा अपनी आंख खोलती है और कहती है, सर आप यहाँ? तो अभियान कहता है, हाँ नीचे सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं फंक्शन में। ये सुनते ही दिविसा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। क्या फंक्शन स्टार्ट हो गया? तो अभियान कहता है, हाँ दिविसा। दिविसा फिर कहती है, सॉरी सर, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, पता ही नहीं चला कब हम सो गए। और वो जल्दी से उठकर जाने लगती है तो अभियान उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख दिविसा सवालिया नजरों से अभियान की तरफ देखती है तो अभियान उसे ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, ऐसे ही जाओगी सबके सामने? तो दिविसा ध्यान देती है तो उसने अपने सूट का दुपट्टा लिया ही नहीं था, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। ये देख अभियान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो दिविसा को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तो वो उसके सीने से लग जाती है, जिससे दिविसा की धड़कन तेजी से चलने लगती है। अभियान दिविसा को गौर से देखने लगता है, फिर धीरे से अपने होंठ दिविसा के गाल पर फिराने लगता है, जिससे दिविसा की पूरी बॉडी में सिरन सी दौड़ जाती है और वो हकलाते हुए कहती है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? अभियान वैसे ही अपने होठों को दिविसा की गर्दन पर ले जाते हुए कहता है, प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी से, और क्या। तो दिविसा फिर बोलती है, सर नीचे सभी इंतजार कर रहे होंगे। तो अभियान कहता है, करने दो, लेकिन आज मेरी बेबी इतनी सुंदर लग रही है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनकर दिविसा के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और फिर कहती है, सर अभी नहीं, अभी नीचे चलिए प्लीज, कोई क्या सोचेगा, आप मेरे रूम में इतनी देर क्या कर रहे हैं। वो आगे और कुछ बोलती उससे पहले अभियान उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। 2 मिनट के बाद वो दिविसा से अलग होता है और दोनों ही लंबी लंबी सांस ले रहे थे, जिससे दिविसा का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वहीं यह देखकर एक बार फिर अभियान अपने होश खो देता है और फिर से अपने होंठ दिविसा के होठों पर रख देता है। इस बार की किस पहले वाली किस से भी ज्यादा पैशनेट थी। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो दिविसा से अलग हो जाता है और पलटकर देखने लगता है तो वो देखता है कि बाहर एक शोपीस गिरा हुआ है। पहले तो उसे लगता है कि क्या कोई यहाँ था, लेकिन फिर अपने ख्याल को झटक कर वो दिविसा को उसका दुपट्टा उड़ा देता है और उसके बालों को सही करके नीचे ले जाता है। इधर दिविसा नीचे आती है तो उसे भी सब बेदू और पिया को हल्दी लगाने को कहते हैं। वहीं उसे वहां देख अभियान के चाचा चाची और उनकी बहू की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं, लेकिन वहीं उनके बेटे की आंख में कुछ और ही था। सबको हल्दी लगाने के बाद दिविसा जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसकी नज़र उन्हीं लोगों पर पड़ती है। उन्हें देखकर दिविसा की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं और वो धीरे से बड़बड़ाती है, जीत और उसका परिवार यहाँ। मैं आपको एक बात बता दूं, दिविसा की शादी में बस उसके घर वाले थे। तो बेदू ने भी कभी उसके पहले पति को नहीं देखा था। और हाँ, जीत ही अभियान का चचेरा भाई है और उसके माता पिता अभियान के चाचा चाची। दिविसा जीत को अपने सामने देखकर पूरी तरह कांप गई थी। उसे डर था कि कहीं सभी के सामने उसकी प्रेगनेंसी का सच ऐसे माहौल में ना आ जाए। वहीं जीत की आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके मॉम डैड काफी डर से हालत खराब थी। वहीं राधिका भी गुस्से में थी। जीत कंटिन्यू दिविसा को घूर रहा था, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन वो यहाँ से अपने रूम कैसे जाए उसे समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ आदि बान्या के साथ बैठा हुआ था। बान्या उसे चिढ़कर कहती है, क्या मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो, परेशान कर रखा है तुमने। आदि अपनी आंखें छोटी करके कहता है, ये हमारी मेहमान नवाजी है, देखो हम अपने गेस्ट को अकेले नहीं छोड़ते, फिर तुम तो लड़की वाले हो। मान्या उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल करती है और कहती है, ओह रियली, फिर तो करो मेरी सेवा,
जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। आदि उसकी बात सुनकर एक वेटर को आवाज लगाता है तो मान्या कहती है, अरे अभी तुमने कहा तुम मेरी मेहमान नवाजी करोगे, तो जाओ अपने कदमों को थोड़ा कष्ट दो और खुद जाकर लेकर आओ। ये सुनकर आदि अपनी आंखें छोटी करता है और फिर वहां से उठकर चला जाता है। यह देख मान्या के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। थोड़ी देर बाद आदि ऑरेंज जूस लेकर आता है, मान्या को दे देता है। मान्या उसका एक सिप लेती है और मुंह बनाकर कहती है, ऑरेंज जूस ले आए, कुछ और लेकर आते ना। यह सुनकर राधी फिर से वहां से चला जाता है। फिर वो स्ट्रॉबेरी जूस लेकर आता है। मान्या उसमें भी मुंह बना देती है। ऐसे ही वो आदि को 4-5 चक्कर लगा देती है। आखिर में थककर आदि जितने भी जूस थे सारे एक ट्रे में रखता है और सारे लेकर मान्या के पास पहुंच जाता है। यह देखकर मान्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदि फिर वो ट्रे मान्या के सामने रखते हुए चिढ़कर कहता है, लो जितने भी जूस कोल्ड ड्रिंक थे सब लेकर आ गया हूँ, तुम्हें जो भी लेना है ले सकती हो। ये देख मान्या को तो बहुत हंसी आती है, लेकिन फिर वो मुंह बनाकर कहती है, मुझे नहीं पीना कोई भी जूस, अब मेरा मूड नहीं है, मैं कुछ खाने जा रही हूँ। फिर वो अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने बालों को झटक कर फूड काउंटर की तरफ चल देती है। वहीं आदि का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। इस लड़की ने मुझे इतना दौड़ाया, लेकिन एक भी जूस इसने नहीं पिया। समझती क्या है खुद को, इसकी तो मैं। इतना बड़बड़ाकर वो भी मान्या के पीछे चल देता है। आज का दिन ऐसे ही निकल जाता है। कल मेहंदी और संगीत थी। बेदू अभी दिविसा के रूम में ही बैठी थी। वो बहुत देर से दिविसा को नोटिस कर रही थी कि दिविसा कुछ ठीक मूड में नहीं है, तो वो आखिर पूछ ही लेती है, दीदी कुछ हुआ है क्या? तुम जब से हल्दी की रस्म में गई थी तब से ही तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है। बेदू की बात सुनकर दिविसा को समझ नहीं आता कि वो बेदू को क्या बोले, इसलिए वो मुस्कुराकर कहती है, नहीं हम ठीक हैं, बस ऐसे ही थोड़ी तबीयत खराब लग रही है इसलिए। दिविसा की बात सुनकर बेदू दिविसा का हाथ पकड़कर कहती है, दीदी तुम्हें पता है ना, तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकती हो, फिर कोशिश ही क्यों करती हो? बताओ क्या बात है। दिविसा कुछ बोलने को ही होती है कि तभी उसके रूम का गेट खुलता है और अभियान अंदर आता है। लेकिन वेदू को देखकर उसके कदम गेट पर ही रुक जाते हैं और कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहीं हो। तो वेदू एक बार दिविसा को देखती है और अभियान को देखकर कहती है, नहीं जीजा जी, हम बस जा ही रहे थे, आप आइए अंदर। फिर वो दिविसा को देखकर कहती है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो दिविसा अपना सिर हिला देती है। उसके बाद बेदू वहां से चली जाती है। बेदू के जाने के बाद अभियान अच्छे से गेट लॉक करता है और दिविसा के पास आकर कहता है, क्या बोल रही थी बेदू कि बाद में बात करेंगे? किस बारे में बात हो रही है तुम दोनों की? तो दिविसा अपनी नजर चुराते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो अभियान उसके पास आकर कहता है, क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो दिविसा अभियान का हाथ पकड़कर उसे अपनी बगल में बैठाती है और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर कहती है, सर अगर कल को कोई हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और वो आपका अपना हो तो आप क्या करेंगे? यह सुनते ही अभियान दिव्य को देखकर कहता है, मेरे अपने ऐसे नहीं हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन तुम ये फालतू के सवाल क्यों कर रही हो? अभियान की बात सुनकर दिविसा अपना सिर हिलाकर कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा हमने। अभियान दिविसा से कहता है, मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ मेरे लिए तुम दोनों ही उतने इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर दिविसा एक लंबी सांस लेती है। ऐसे अभियान को जीत के बारे में बताने का ख्याल झटक देती है। उसे अभियान की बात से लगता है कि शायद अभियान उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उसके बाद वो कहती है, सर हमें नींद आ रही है। दूसरी तरफ जहाँ जीत के मॉम डैड रुके थे उनके रूम में, वहाँ इस वक्त जीत और राधिका दोनों थे। वहाँ का माहौल बहुत ही टेंशन भरा माहौल था। जीत की माँ मीना जी डरते हुए कहती हैं, ये लड़की यहाँ तक कैसे पहुँच गई? अगर इसने घर पर सबको बता दिया कि हमने क्या किया है, तो जैसे हमें घर में इतने सालों बाद एंट्री मिली है, वैसे ही हमारा वापस बाहर का टिकट कट जाएगा। वहीं राधिका अपने नाखून चबाते हुए जीत को देख रही थी। ओ गॉड, उस दिविसा ने अबॉर्शन कराया होगा या नहीं? अगर जीत को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो? फिर वो अपने मन में कहती है, मुझे कुछ भी करके इस घर में परमानेंट होने का रास्ता खोजना होगा। रास्ता तो पता है मुझे,
बस जल्दी अपने प्लान में वर्क करना हुआ, नहीं तो इन बेवकूफ़ लोगों के साथ मेरा भी पत्ता कट जाएगा। तभी जीत के डैड मोहन जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की अपना मुंह खोलेगी। अगर उसे अपना मुंह खोलना होता तो वो सबके सामने आज ही बोल चुकी होती। ये सुनते ही मीना जी थोड़ा शांत हो जाती हैं, लेकिन मोहन जी अपने मन में कहते हैं, नहीं, उस लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। मेरी इतने वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। जीत तो अपने ही ख्यालों में, फिर वो सबको एक्सक्यूज करके वहां से निकल जाता है। वहीं उसे जाता देख राधिका की आंखें छोटी हो जाती हैं। इधर जीत रूम से बाहर आने के बाद जब देखता है कि कोई उसके पीछे नहीं है, तो वो दिविसा के रूम की तरफ चल देता है, लेकिन गेट अंदर से बंद था, इसलिए वो गुस्से में पैर पटक कर अपने रूम में चला जाता है। और राधिका जो छुपकर ये सब देख रही थी, उसका चेहरा काला पड़ जाता है ये देखकर। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।